नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय प्रधानमंत्री और उनके पद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत का जो प्रधानमंत्री का पोस्ट है वो किस अनुच्छेद के तहत है, उनके पास क्या क्या पावर है, अब तो जो भी प्रधानमंत्री हुए उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए तो तीनों के तीनों जो व्यक्ति हैं वो भारत के 2 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री बने हुए हैं, है ना। तीनों आदमी यहाँ पे 2 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री बने हुए, तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत में 3 बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, है ना। इंदिरा गांधी भी 3-4 प्रधानमंत्री बनी हुई है, शायद 4 बनी है, और जवाहरलाल नेहरू भी 4 बार से प्रधानमंत्री बने हुए। ठीक है, तो हो जाएगा इनमें से सभी। भारत के प्रधानमंत्री क्या है? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते। ठीक है ना। देखिए हम लोग तो किसको वोट देते हैं? हम लोग वोट देते हैं एमपी को, है ना। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं हमारे क्षेत्र से, हम लोग अपने क्षेत्र के एमपी को वोट देते हैं, जो भी एमपी के पोस्ट के लिए खड़ा होता है। ठीक है, और फिर एमपी लोग मिलकर डिसाइड करता है कि उनका लीडर कौन होगा, है ना। वो लोग किस व्यक्ति को एज अ प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये उस पार्टी के एमपी मिलकर डिसाइड करते हैं। तो और जिस व्यक्ति को एमपी लोग डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को एमपी ने मिलकर डिसाइड किया कि ये व्यक्ति हमारे लीडर होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, उस व्यक्ति को हमारे राष्ट्रपति पीएम के रूप में नियुक्त कर देते हैं, है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है। भारत के प्रधानमंत्री का पोस्ट क्या है? संविधान द्वारा गठित है। तो बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री का पोस्ट संविधान द्वारा गठित है ना। भारत के प्रधानमंत्री का जो वर्णन मिलता है आपको 74 में मिलता है, ठीक है ना, और उनके बाद 74 और 75 में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कहता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति कहते हैं। और किसको कहते हैं नियुक्त? तो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति एज अ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कहते हैं, है ना। अगला है, प्रधानमंत्री के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो नियुक्त कहते हैं राष्ट्रपति, तो शपथ भी दिलाते हैं राष्ट्रपति ही, है ना, राष्ट्रपति। समानता प्रधानमंत्री, समानता प्रधानमंत्री कौन होते हैं? ठीक है, समानता प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम अगर रियल लाइफ से देखें तो मान लीजिए कि बीजेपी है ना, कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस है, आप है, तो सभी ने अब सभी को चुनाव लड़ा, है ना। तो मान लीजिए बीजेपी का 50% से ज़्यादा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर लिया। ठीक है, 50% से प्लस पे बीजेपी का सीट हो गया। तो इस बीजेपी का जो भी नेता है ना, बहुमत दल ये होगा बीजेपी, तो इसका जो भी नेता है वो बनेगा जिसका जिसको सभी एमपी जिसको मतलब मान सकते हो अपना नेता। ठीक है, तो वो बन जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है ना, और उसी व्यक्ति को हमारा जो राष्ट्रपति है उसको नियुक्त कर देंगे उस व्यक्ति को, जैसे कि वर्तमान में भी हमारे नरेंद्र मोदी हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो देखिए भारत में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी के लिए भी कोई सीमा नहीं है कितना बार नियुक्त होगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई सीमा नहीं है, जितना बार चाहे उतना बार नियुक्त हो सकता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू 4 बार नियुक्त हुए थे, है ना, उसी तरह से इंदिरा गांधी भी 4 बार नियुक्त हो चुकी है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार नियुक्त हुए थे। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत में शक्ति का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? तो देखिए भारत में जो ज़्यादातर पावर होता है ना, वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। ठीक है, मतलब जैसे राष्ट्रपति का जो भी पावर है उसका यूज कौन करता है? एक्चुअली में प्रधानमंत्री, है ना। तो मेन पावर राष्ट्रपति के पोस्ट पे है, लेकिन उसका पावर यूज करने का काम है प्रधानमंत्री को। तो मेन शक्ति का उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। ध्यान रखिए, नेतृत्व करना एक बात है और अध्यक्ष अलग बात है ना। अध्यक्ष से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, अध्यक्ष अलग चीज है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो केंद्र के मंत्रिपरिषद होते हैं उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है,
क्या सिस्टम होता है कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को हम लोग को राष्ट्रपति पीएम के रूप में नियुक्त करते हैं, और फिर पीएम जिस व्यक्ति का नाम देता है उसको फिर अदर मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। मतलब कि पहले सभी जो एमपी है वो मिलकर पीएम को डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति हमारा पीएम होगा, फिर उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, और फिर पीएम जिसको बोलेंगे उसको राष्ट्रपति क्या करेंगे, अदर मिनिस्टर जैसे कि मान लीजिए होम मिनिस्टर है ना, या तो फिर रक्षा मंत्री है ना, फाइनेंस मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, इस तरह से फिर उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, जिसको प्रधानमंत्री नाम देते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष, देखिए योजना आयोग तब खत्म हो गया है ना, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। अब योजना आयोग का यहाँ पे क्या आ गया है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि अब योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को लाया गया है, तो इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य हो, प्रधानमंत्री राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। एक राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इवन अगर कोई व्यक्ति किसी भी सभा का सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन तब कंडीशन क्या है, अगर वो किसी भी, ना तो वो राज्यसभा का सदस्य है ना तो वो लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, तो तब अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो फिर उसका कंडीशन ये है कि उसे 6 मंथ के अंदर इन दोनों में से किसी ना किसी में अब सदस्य बनना पड़ेगा, है ना। 6 महीना के अंदर राज्यसभा में या लोकसभा में उसे अध्यक्ष मतलब उसे सदस्य बनना पड़ेगा, और नहीं तो फिर 6 महीने के बाद उसका पोस्ट उसके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए जब स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, है ना, तो वो उस समय वो राज्यसभा की मेंबर थी, ठीक है, उस समय वो राज्यसभा की मेंबर थी। उसी तरह से जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी के मरने के बाद, तो वो किसी भी सभा के सदस्य नहीं थे, ना तो वो लोकसभा के थे ना तो वो राज्यसभा के थे, वो तो पायलट थे, है ना, तो ना तो वो लोकसभा के सदस्य ना तो वो राज्यसभा के सदस्य थे, तो उनको फिर भी प्रधानमंत्री बनाया गया, और फिर बाद में फिर उन्होंने अपना सदस्यता लिया, ठीक है। तो इस तरह से होता है, आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनता है ना। और अगर किसी भी सभा का सदस्य नहीं है तो भी बन सकता है, लेकिन फिर कंडीशन क्या है कि उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी सभा का उसे सदस्य बनना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है। ऑप्शन में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। देखिए भारत में जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने कौन, जवाहरलाल, है ना, नेहरू, ठीक है। अगले में बने, हालांकि बने थे फिर अगले में लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद बनी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी चुनाव में हारती है ना, 77 के चुनाव में, तो बनते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है। और उसके बाद फिर बनते हैं चौधरी चरण सिंह। तो ये हो गया, पहले में बने जवाहरलाल नेहरू 2, फिर बनी इंदिरा गांधी, फिर बनी यहाँ पे मोरारजी देसाई, फिर बने चौधरी चरण सिंह, 2 1 3 4 है ना, यानी कैंसिल हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होता है, लोकसभा का, है ना, लोकसभा का नेता होता है, ठीक है। लोकसभा कौन सा सदन कहलाता है, निम्न सदन। तो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, निम्न सदन में, यानी कि निम्न सदन मतलब हो गया लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का बस तरीका अलग है। निम्न सदन यहाँ पे लिख दिया, निम्न सदन किसको बोलते हैं, लोकसभा को, और उस सदन बोलते हैं राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। चूंकि मंत्रिमंडल के हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनका अध्यक्षता भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कहता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कहता है, ये 75 अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है, 75 में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी जो वर्णन है वो 75 में है ना। फिर प्रधानमंत्री संबंधित एक और क्वेश्चन आएगा जो कि उनका अनुच्छेद 74 है। तो ध्यान रखिए, जब प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति कहते हैं वो 75 के तहत कहते हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो देखिए इसका उम्र क्या होना चाहिए, तो लोकसभा में आपको सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना चाहिए, 25 साल, 25 ईयर, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बना है, और लोकसभा का एक सदस्य बना हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबल है ना। तो वो अगर 25 साल का भी है ना, और लोकसभा का सदस्य बना हुआ है, तो प्रधानमंत्री बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 साल उसको उम्र चाहिए।
भारत के प्रधानमंत्री है ना किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो चुने नहीं जाते, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं वो, ठीक है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद में उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यही वाला बात है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो फिर, है ना, राज्यसभा के सदस्य हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो पहला तो अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो इसका पहली बात है कि उनका उम्र तो यानी 30 साल है, क्योंकि राज्यसभा में सदस्यता के लिए उम्र कितना चाहिए? 30 साल। हालांकि यहाँ पे उसे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्षी पार्टी की ओर से, है ना। कई बार विपक्षी पार्टी ऐसा कहती है कि जो अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पास सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि 50% से ज़्यादा हमको चाहिए सीट लोकसभा में, तो विपक्ष का पार्टी बोलता है कि इनके पास लोकसभा में सीट उतना सीट नहीं जितना चाहिए उनको अपना सत्ता सरकार बनाए रखने के लिए। तो उसके लिए होता है काउंटिंग, मतलब लोकसभा के अंदर ही काउंटिंग होता है, वोट होता है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति प्रधानमंत्री जो व्यक्ति हैं तो लोकसभा का सदस्य है तो वो वोट देंगे, लेकिन अगर व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, अगर वो प्रधानमंत्री वाला व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो फिर उसमें वो वोट नहीं देगा, उनका वोट का काउंटिंग नहीं होगा, वोट दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल लोकसभा का सदस्य वोट देता है। इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस में, ठीक है ना। तो इसमें केवल अविश्वास प्रस्ताव में केवल लोकसभा के सदस्य वोट देते हैं, और चूंकि वो प्रधानमंत्री जो कि राज्यसभा से सदस्य हैं तो लोकसभा के सदस्य ही नहीं, तो वोट भी नहीं देंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? क्या परंपरा आधारित है? नहीं। संसद द्वारा सृजित है? संविधान द्वारा सृजित है? तो बिल्कुल ये संविधान द्वारा सृजित है ना। भारत का जो प्रधानमंत्री का पोस्ट है वो एक संवैधानिक पोस्ट है, ठीक है, तो संविधान द्वारा है। भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। सत्ता दल का अध्यक्ष का क्या मतलब हुआ? हमेशा अगला है कि हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या इसमें है, पहले आप समझिए, पार्टी में एक तो होता है नेता, है ना, बहुमत प्राप्त दल का एक नेता, एक हुआ उसका अध्यक्ष। तो हो सकता है जो व्यक्ति बहुमत दल प्राप्त का नेता हो वही व्यक्ति नेता के साथ अध्यक्ष भी हो उस पार्टी का, ठीक है। जैसे कि हम जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि आपको है तृणमूल कांग्रेस, तो तृणमूल कांग्रेस के जो मेन नेता हैं वो भी आपको ममता बनर्जी हैं, और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी शायद अभी के समय में भी ममता बनर्जी ही हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति उस पार्टी के क्या कह सकते हैं मेन नेता हैं वही उस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन बीजेपी में देखिए, बीजेपी में मेन नेता तो कौन है? मोदी जी, है ना, क्योंकि लोकसभा में वही अपने बीजेपी को लीड करते हैं, अपने पार्टी को, है ना। लेकिन उनका अगर अध्यक्ष का देखा जाए तो अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। बीजेपी का भी अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा, है ना। लेकिन बहुमत दल प्राप्त के नेता कौन है लोकसभा में? वह प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है ना। अगर ऑप्शन से देखें तो 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि 74 के तहत, है ना, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, है ना, एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का जो हेड होगा, प्रधान होगा, वो एक प्रधानमंत्री पोस्ट का व्यक्ति होगा, है ना, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो ऐसा 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को शासन करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसको सलाह देगा, उसको सहायता करेगा, और उस सलाह देने वाला जो परिषद है उसको एक हेड होगा जो कि होगा प्रधानमंत्री। तो यहीं पे 74 में आपको हमारे संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख आता है, ठीक है। और उसका फिर 75 में आता है कि जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है ना लोकसभा का, वो आपके राष्ट्रपति है क्या, उसको निर्वाचित कर देते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो 74 और 75 आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? मतलब कि एक बार हम बन गए प्रधानमंत्री, ठीक है, फिर हम पद से हट गए, चुनाव हार गए, लेकिन फिर से बन गए, है ना। यहाँ पे बने थे, यहाँ पे चुनाव हार गया, लेकिन फिर से बन गए। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू थ्रू आउट लगातार ही प्रधानमंत्री बने रहे, है ना। 47 से उनका मृत्यु हुआ था कितना में? 63 में, शायद 63 में मृत्यु हुआ था। तो 1963 तक वो थ्रू आउट बने रहे, है ना, चुनाव जीतते रहे, ठीक है। उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री तो एक बार ही प्रधानमंत्री बने, और फिर उनके बाद उनका देहांत हो जाता है ताशकंद में, है ना। तो ये तो दोबारा बने ही नहीं, ठीक है। इंदिरा गांधी देखिए, इंदिरा गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री मरते हैं तो इंदिरा गांधी 66 में पहले बार प्रधानमंत्री बनती है।
फिर लगातार जीतती रहती है। फिर 77 में चुनाव हार जाती है, 77 का चुनाव हार जाती है, ठीक है, 1977 का चुनाव। फिर उसमें बनते फिर कौन, मोरारजी देसाई, है ना। फिर 3 साल में मोरारजी देसाई का सरकार गिर जाता है 1980 में। और फिर इंदिरा गांधी 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बनती है और 1984 तक रहती है। बाद में उनका फिर हत्या हो जाता है ना, तो 1884 तक रहती है। तो यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी एक बार 77 में चुनाव हार गई, फिर से 80 में जाकर 1980 में फिर से वो प्रधानमंत्री बनती है और फिर 84 तक शासन करती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है आपको एक बार मैंने पद से हटने के बाद फिर से पुनः पद को प्राप्त किए थे। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। मैंने पहले ही बताया कि जो राजीव गांधी थे, है ना, उनका नियुक्ति के समय कोई भी सभा के सदस्य नहीं थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि वो तो थे पायलट, है ना, तो उनका अपना काम था। जब अचानक से इंदिरा गांधी का मृत्यु हो जाता है ना, तो कांग्रेस क्या कहती है कि उनको ही नया प्रधानमंत्री का घोषणा कर देती है, ठीक है। तो वो तो किसी भी सदन के सदस्य होते नहीं हैं, तो लेकिन फिर उनका बाद में फिर चूँकि नियम है कि 6 महीने का कोई सदस्यता लेना, 6 महीने के अंदर, तो फिर 6 महीने के अंदर सदस्यता ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, जो कि अपने नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी, कौन थे। तो देखिए इंदिरा गांधी जो थी, जब वो राष्ट्रपति स्टार्टिंग में जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, है ना, तो उस समय वो क्या थी, राज्यसभा का सदस्य थी। तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य थे, कौन थे। तो ये थे आपको एच.डी. देवगौड़ा, है ना, एच.डी. देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मतलब लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर काम कर रहे थे। कौन थे, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अब बाद में फिर इन्हीं के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो क्या कहते हैं, वो फिर रिजाइन मार देते हैं, ठीक है, मतलब उस संसद जाते ही नहीं है। कांग्रेस द्वारा समर्थन प्राप्त वापस किए जाने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। मतलब ये क्या होता है, समर्थन प्राप्त वापस करना। मान लिया कि कोई पार्टी है, सब पार्टी मिलकर चुनाव लड़ा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 100 सीट है ना, मान लेते हैं कि टोटल 100 सीट है, तो उसमें आपको 51 सीट लाना है। लेकिन किसी व्यक्ति का, किसी भी एक पार्टी का 51 सीट नहीं आया है, तो किसी का 30 सीट आया है, किसी का, है ना, 25 सीट आया है, किसी का आपको 35 सीट आया है, ठीक इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों व्यक्ति मिल जाते हैं तो इनका हो जाता है 55 सीट, 30 प्लस 25 55, तो दोनों मिलकर सरकार बना ली हैं। लेकिन अगर किसी दिन भी दोनों पार्टियों में मतभेद होता है, दोनों पार्टी अलग हो जाता है, तो फिर से क्या होगा, सरकार गिर जाएगा। अब ये वाला इससे समर्थन खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगा। तो ये होता है समर्थन वापस लेना, है ना, मतलब हम आपको आप समर्थन नहीं करेंगे, तो जैसे ही समर्थन हटेगा उसका सरकार गिर जाएगा। तो ऐसा कांग्रेस ने किसके साथ किया था, तो कांग्रेस ने ऐसा सभी के साथ किया था। चौधरी चरण सिंह को भी के साथ ही उन्होंने समर्थन खींच लिया था, चंद्रशेखर के साथ उन्होंने समर्थन खींच के उनको सरकार गिराया था, और एच.डी. देवगौड़ा को भी उन्होंने समर्थन को वापस लेकर उनको सरकार गिरा दिया था। मतलब सरकार गिराना तो क्या हो गया, जैसे कि अब आप सब समर्थन खींच लिए, ठीक है, हम समर्थन वापस ले लिए। अब जैसे ही आपके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आएगा लोकसभा में, तो आप तो अपना वोट को सिद्ध नहीं, मतलब अपना जो वोट है एमपी का वोट, वो तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, तो आपका सरकार ऐसे भी गिर जाएगा। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी, तो दूसरी अवधि के लिए कब बनी थी प्रधानमंत्री, वो बनी थी 80 से 84 में, है ना। एक बार तो बनी थी वो 66 से लेकर थ्रू आउट 77 तक रूल की थी, है ना, हालांकि बीच में चुनाव हुआ था, लेकिन वो रूल की थी। लेकिन जब फिर 77 से 80 तक वो चुनाव हार जाती है, यहाँ पे एक चुनाव होता है 77 से 80 में, इसमें बनते हैं मोरारजी देसाई जनता पार्टी के, है ना। अब फिर 80 में इनका सरकार गिर जाता है, तो फिर से 1980 में से 84 तक इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनती है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पोस्ट ग्रहण किया था। देखिए जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तो इसे पोस्ट ग्रहण किया था लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री परमानेंट पीएम बनाए गए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के मरने के तुरंत बाद कार्यवाहक के रूप में, है ना, मतलब इमरजेंसी के लिए, है ना, इमरजेंसी में किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो किन्हें बनाया गया था उस समय, गुलजारी लाल नंदा को, है ना, गुलजारी लाल नंदा को पहले प्रधानमंत्री बनाया गया था कार्यवाहक के रूप में थोड़े समय के लिए, और फिर उनके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री को परमानेंट रूप से भी प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला है अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, किसको। तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले
मोरारजी देसाई को है ना त्यागपत्र देना पड़ा था। क्यों कि इसके पहले जितने प्रधानमंत्री बने थे सब कांग्रेस के थे, ठीक है, सब कांग्रेस के थे, तो उनके पास फुल बहुमत होता ही था। पहली बार कांग्रेस कब आया? इंदिरा गांधी के समय में 77 में, ठीक है, 77 के चुनाव में। उस समय आया जनता पार्टी, मोरारजी देसाई, और प्लस में कुछ और पार्टियों का समर्थन था। तो उसमें क्या था कि जो जनता पार्टी को बाकी जो पार्टियाँ जो समर्थन कर रही थी है ना, उन्होंने समर्थन वापस कर लिया, और मोरारजी देसाई का सरकार 3 साल में ही गिर जाता है, ठीक है, 77 से 80 तक वो रहते हैं, फिर 3 साल में गिर जाता है, और फिर 80 में फिर से एक चुनाव होता है। अगला है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? कौन थे? चौधरी चरण सिंह, है ना। ये बिना बहुमत साबित किए ही प्रधानमंत्री बन गए थे, और बिना संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र भी दे दिए थे। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? तो सबसे ज़्यादा साल तक अभी तक रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, है ना, 47 से लेके आपको 63 तक लगातार रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन रहे हैं, है ना? तो सबसे कम समय के लिए रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। जब इनका एक बार सरकार बना था तो इनका सरकार मात्र 13 दिन का सरकार था। कितने दिन का? मात्र 13 दिन का सरकार था, ठीक है। तो सबसे कम दिन के लिए ये रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो गुलजारी लाल नंदा को 2 बार, है ना, 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था, 2 बार। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। जैसा कि मैंने बताया कि 77 तक तो कांग्रेस का ही पार्टी रहा सरकार, है ना, 47 से 77 तक 30 साल लगातार। इसके बाद पहला बार इंदिरा गांधी हारी, कांग्रेस हारा, उसके बाद जनता पार्टी के मोरारजी देसाई, है ना, बनते हैं। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? ये है राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी, क्योंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में थे ही नहीं, है ना, वो अलग क्षेत्र में थे, तो लेकिन उनको बनाया गया था, तो वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? ये है मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मतलब इस्तीफा देने वाला। तो ये भी थे, क्योंकि सबसे पहला बार सरकार किसका गया था भारत में, किस प्रधानमंत्री का? मोरारजी देसाई का। तो इस्तीफा भी इन्हीं को सबसे पहले बार देना पड़ा था। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मतलब उनसे कहा गया था कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए, है ना। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव, है ना, क्या हो गया था, मतलब इसका कोई फायदा हुआ नहीं था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने अपना मत को साबित कर दिया था, अपना जो बहुमत है उसको साबित कर दिया था। लेकिन हाँ, पहली बार सरकार किस प्रधानमंत्री का गया अविश्वास प्रस्ताव से? तो मोरारजी देसाई का, है ना। जब इनके विरुद्ध लाया गया था तो ये साबित नहीं कर पाए थे, ठीक है। अगला है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले लोकसभा चुनाव में कौन पराजित हुई थी? इंदिरा गांधी, है ना। कौन से चुनाव में? 77 के चुनाव में। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? अब यहाँ पे कहता पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो देखिए, मोरारजी देसाई तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो पूर्णतः गैर कांग्रेसी नहीं थे, क्योंकि वो पहले कांग्रेस के ही नेता थे, है ना। वो एक समय भारत के क्या बोलते हैं, शायद उप प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे इंदिरा गांधी के समय में, और भारत के साथ उप प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, ठीक है। तो पूर्णतः गैर कांग्रेसी नहीं थे। पूर्णतः गैर कांग्रेसी पहला में कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। आगे है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? अटल बिहारी वाजपेयी पे, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी पे, हालांकि इनको फिर त्यागपत्र देना पड़ा था इसमें, है ना, लेकिन लंबा बहस चला था, ठीक है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है? 3 प्रधानमंत्री का अभी तक पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुका है। किनका किनका? जवाहरलाल नेहरू मरे हैं, है ना, अपने पद पर रहते हुए।
इसके बाद इंदिरा गांधी का भी मर्डर हुआ अपने पद पे रहते हुए। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री भी अपने पद पे रहते हुए मरे थे। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी के समय में, है ना, इंदिरा गांधी के समय में सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद से उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज की कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब उनके खिलाफ क्या हुआ था कि जब इनके खिलाफ, है ना, आया था चौधरी चरण सिंह के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव, तो उपस्थित ही नहीं हुए थे, उसके पहले वो त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, तो ये तो हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी जब आया था, है ना, अविश्वास प्रस्ताव, तो एक लंबा भाषण दिए थे और फिर वो मतलब काउंटिंग होने के पहले, वोट होने के पहले फिर वो अपना क्या किए थे, त्यागपत्र दे दिए थे। ये भी तो क्या हो गया, उपयुक्त दोनों ने क्या किया था, है ना, मतलब विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र दे दिए। जानते थे कि मैं विश्वास मत तो आएगा नहीं, तो पहले ही त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा, दोनों के दोनों क्या थे? देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन अंतर यही है कि ऊपर वाला में अविश्वास प्रस्ताव तो आया, लेकिन हम क्या कहें, हम पहले ही त्यागपत्र दे दिए। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक जो शक्ति होता है वो होता है प्रधानमंत्री के पास। ठीक है। संवैधानिक शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, संवैधानिक शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास, लेकिन उसका एक्चुअल में यूज कौन करता है? वास्तविक यूज प्रधानमंत्री। तो आंसर होगा क्या? प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? ब्रिटेन में। सबसे पहले संसद को कहाँ पे लाया गया था? ब्रिटेन में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पर जान लीजिए कि जो वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, और भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं? तो नरेंद्र मोदी भारत के 14वें, है ना, 14th प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।